Good morning, dear student. This is our part 4 of the lesson Nazism and the Rise of Hitler. Here we are going to understand new topic. Politically too, the Weimar Republic was fragile. Fragile का मतलब हमने देखा था कि already वो broken था, टूटा हुआ था, उसमें कुछ problem थे. The Weimar construction, no sorry, the Weimar constitution had some inherent defects. मतलब जो वेमायर का कॉन्स्टिट्यूशन था, राज्य घटना था, उसमें ऑलरेडी अंदरूनी कुछ डिफेक्ट्स थे, प्रॉब्लम थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वनरेबल टू डिक्टेटरशिप. तो एक नया वर्ड हमको यहाँ मिला है, उसका नाम दैट इज है वनरेबल. उसका मीनिंग होता है एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म. फिर से बोलता हूँ, वनरेबल का मीनिंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक और हार्म. मतलब उसके रूल कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना था कि इजीली कोई आउटसाइड से अटैक कर सकता था. वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एक मेन इनहेरेंट डिफेक्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू अ रूल बाय कोलिएशंस. मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक कोई भी पार्टी को परफेक्ट बहुमत वोटिंग मिलना मुश्किल होता था और सरकार जो भी बनानी पड़ती थी वो कोलिएशन मतलब मिली जुली सरकार से ही बनाना पड़ता था. अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48 which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. एक डिक्री नया वर्ड हमको मिला है. डिक्री का मीनिंग होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ. एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसको लॉ का स्वरूप प्राप्त होता है. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस पैराग्राफ वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ वेमायर रिपब्लिक. मतलब which were the inherent defects of that Weimar Republic. उस क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं. क्वेश्चन कैन कम what were और which were the inherent defects of Weimar Republic. वेमायर रिपब्लिक की कमियां क्या थी, तो ये कमियां इस पैराग्राफ में बताई गई हैं. तो दूसरी कमी क्या थी, आर्टिकल 48. ये आर्टिकल 48 से क्या हुआ था, प्रेसिडेंट को पावर मिला था इमरजेंसी लाने का. अब इमरजेंसी क्या होती है आपको पता है. इमरजेंसी जब आती है तब प्रेसिडेंट जो होता है उसके हाथ में पूरे देश का पावर आ जाता है और जो भी सिविल राइट्स होते हैं वो लोगों से लिए जाते हैं. Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48. तो आर्टिकल 48 का यूज़ बहुत बार हुआ था और कैबिनेट के मीटिंग भी बहुत बार हुए थे, ऐसा इसमें बताया गया है. Yet the crisis could not be managed. तो जो भी क्राइसिस होते थे वेमायर गवर्नमेंट में, सरकार में, वो मैनेज नहीं होते थे. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन. अब ये इनर डिफिट होने के कारण लोगों का विश्वास वेमायर रिपब्लिक के ऊपर से उठ गया था. तो वी आर अंडरस्टैंडिंग वेमायर रिपब्लिक का लोगों के मन में विश्वास कम होना ये प्रतीत है हिटलर का अराई होना, डिक्टेटर का अराई होना. दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज हिटलर्स राइज टू पावर. मतलब हिटलर, अडोल्फ हिटलर जर्मनी में कैसे सत्ता में आया, हाउ ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. मतलब वेमायर रिपब्लिक का नाम कम होना ये चांस मिला अडोल्फ हिटलर को अपनी सरकार बनाने में. नाउ हिटलर्स राइज टू पावर.
This crisis in the economy, polity and society formed the background of Hitler's rise to power. मतलब जर्मनी में ये जो इंस्टेबिलिटी, अस्थिर था इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में, वो फेवरेबल हुई हिटलर को एज अ डिक्टेटर बनाने में. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. Poverty मतलब गरीबी. तो यहाँ हमको एक आंसर मिला है, हिटलर born in 1889 in Austria. Question can come for 1 mark. When did Hitler born and where? तो कब उसका जन्म हुआ और कहाँ हुआ? तो हिटलर born in 1889 in Austria. तो बचपन में हुआ क्या था उसका कंडीशन? गरीब था. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in front, became a corporal. एक नया वर्ड हमको मिला है, corporal. corporal का मीनिंग आप लिख लो. A rank of non-commissioned officer in the army. A rank of non-commissioned officer in the army. मतलब एक नॉन कमीशन ऑफिसर का रैंक उसको मिला था. और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड? यस, फ्रॉम 1914 टू 1918. तो पहले वो एज अ मैसेंजर का काम करता था, मैसेज देने का. एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने ब्रेवरी के लिए भी अच्छे से मेडल कमाए थे. तो क्वेश्चन कैन कम, व्हाट वर्क डिड डन बाय हिटलर? तो ही डिड अ वर्क एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, है ना. द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. फ्यूरियस एक नया वर्ड मिला है. फ्यूरियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली एंग्री. फ्यूरियस मतलब एक्सट्रीमली एंग्री. हिटलर को बहुत गुस्सा है. कि हिटलर को गुस्सा है? हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हार हुआ था और जर्मनी हारा और जर्मनी के साथ एक वर्साइल्स का ट्रीटी किया गया. मतलब तो जो ये एलिट पावर के कंट्री थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, उन्होंने जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी किया कि तुम हार गए, अब तुमको हमको ये चीज़ें देनी पड़ेगी. एक डेंजर ट्रीटी किया था, करार किया था, एग्रीमेंट किया था. इससे हिटलर फ्यूरियस हुआ, मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया. In 1919, he joined a small group called the German Worker Party. फिर उसने 1919 में एक स्मॉल ग्रुप जर्मनी का जर्मन वर्कर्स पार्टी का वो सदस्य बना. He subsequently took over the organizations and renamed it the National Socialist German Workers Party. बाद में उसने उस संगठन को थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और उसको रिनेम किया. उसका नाम क्या दिया? पहले जो पार्टी था, कौन सा पार्टी था उसका? जर्मन वर्कर्स पार्टी था. उसको उसने क्या नाम दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, क्योंकि हिटलर बहुत ही एक्टिव था. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी. और यही पार्टी फिर जर्मनी में क्या पार्टी बनी? नाजी पार्टी बनी. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. बाद में उसने इस पार्टी के ज़रिए एक प्लान किया और कंट्रोल ऑफ नज़दीक के जो भी कंट्री थे, बावरिया हुआ, बर्लिन को कैप्चर करना हुआ, ऐसा उसने हासिल किया. He failed, was arrested, tried for treason. ट्रेजन का मीनिंग है क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री. ट्रेजन का मतलब होता है क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री. मतलब हम बोल सकते हैं देशद्रोह का आरोप उस पर लगा था, देश के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप उसके ऊपर लगा. तो पहले वो फेल हो गया उस एक्टिविटी में और उसको अरेस्ट किया गया देशद्रोह के आरोप में. एंड लेटर रिलीज, बाद में फिर उसको छोड़ भी दिया. द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930. 1930 तक जो हिटलर का नाजी पार्टी था, इतना अपना पावर वो दिखा न सका. इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन
that Nazism become a mass movement. हमने देखा था जर्मनी में, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर हुआ था, आर्थिक दबाव आया था, तब हिटलर को चांस मिला. As we have seen, after 1929, banks collapsed and business shut down. तो ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन जब आया था तब हमने देखा था कि सभी बैंक्स जो भी थे वो कोलैप्स हो गए थे, बिजनेस बंद हो गए थे, वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लासेस वेयर थ्रेटन. थ्रेटन का मतलब होता है एंडेंजर, संकट में आए थे, प्रॉब्लम में आए थे. विथ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों के जॉब जा रहे थे, महंगाई बढ़ रहा था, सैलरी लोगों का कम हो रहा था. इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर. तब उसी समय मतलब जर्मनी में जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, उसी समय जो नाजी प्रोपेगेंडा मतलब नाजी मेंबर, नाजी पार्टी हिटलर का एडवर्टाइज कर रही थी कि इफ़ हिटलर विल बिकम द हेड ऑफ द जर्मनी देन ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ऐसा वो बोल रहे थे. इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट इन रेस्टाज, वो जर्मन पार्लियामेंट. तो 28 में 1928 में 2.6% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे. By 1932 it had become the largest party with 37% of vote. लेकिन 1932 में in 1932 हिटलर के नाजी पार्टी को 37% वोट मिले, मतलब अच्छे वोट मिले. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. हिटलर जो था वो बोलने में बहुत ही माहिर था, मतलब अपने भाषण से, अपने स्पीच से वो लोगों को अट्रैक्ट करता था. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्स पीपल. उसका जो पैशन था और उसके जो शब्द थे वो लोगों को अट्रैक्ट हुए थे, मतलब वो सपने दिखाता था लोगों को कि इफ़ ही बिकेम द हेड ऑफ द जर्मनी देन ही विल ट्राई टू मेक जर्मनी एज नंबर 1 इन यूरोप कॉन्टिनेंट, नंबर 1 इन द वर्ल्ड. और जो भी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हारा था उसका वो बदला लेगा, और सभी प्रॉब्लम इकोनॉमिकल, सोशल, फैक्ट्री के वर्कर के प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, ऐसा चॉकलेट्स हम बोल सकते हैं वो लोगों को देता था. ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल्स ट्रीटी एंड रेस्टोर डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी का हार हुआ था और जर्मनी के साथ जो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया ने जो वर्साइल्स का ट्रीटी किया था जिससे पनिशमेंट मिला था जर्मनी को और बहुत से इकोनॉमिक पैसा देना पड़ा था, उसका बदला वो लेगा इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया से, ऐसा वो लोगों को बोलता था. ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क. उसने प्रॉमिस किया कि जो लोग जॉब चले गए उनको एम्प्लॉयमेंट देगा. एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ. और जो भी यूथ होगा, युवा होगा जर्मनी का, उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा. ही प्रॉमिस टू वीड आउट. वीड आउट का मतलब होता है रिमूव करना, निकाल देना. ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज. कॉन्फ्रेंसिस एक नया वर्ड हमको मिला है, उसका मीनिंग है अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल. कॉन्स्पिरेसीज मतलब अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल. मतलब उसने प्रॉमिस किया था कि अगर उसका पावर आता है तो वो जो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया का जो भी इम्पैक्ट था, असर था, फॉरेन इंटरेस्ट था, वो ख़त्म कर देगा. और जो भी जर्मनी के खिलाफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या कोई भी सीक्रेट प्लान करता होगा
उसको डिस्ट्रॉय करेगा और जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री, राष्ट्र बनाएगा। हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नया प्रकार का पॉलिटिक्स लाया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। यहाँ रिचुअल्स का मतलब आपको पता है, रिचुअल्स का मतलब होता है और रिलीजियस और सोलमन सेरेमनी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। रिचुअल्स मतलब हमारे जो भी रूढ़ी परंपरा है वह बात है। और एक नया वर्ड दूसरा मिला है हमको, स्पेक्टेकल। उसका मीनिंग है विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस और डिस्प्ले, मतलब वो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। नाजी हेल्ड अ मैसिव रैलीज, नाजी लोगों ने, हाँ, नाजी हेल्ड अ मैसिव रैलीज and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of a unity among the people। तो जो नाजी पार्टी थी, नाजी मेंबर थे उस पार्टी के, दे वर टेकिंग आउट द रैलीज, वो रैलियाँ निकाल रहे थे और उसमें हिटलर का एडवर्टाइज कर रहे थे। आप देखते होंगे आजकल बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ हो, वो अपने पार्टी का नाम होने के लिए कभी कभी उपोषण पर, फास्ट पर बैठ जाते हैं, कभी कभी मोर्चाज निकालते हैं, कभी कभी इंटरव्यूज़ देते हैं टेलीविज़न चैनल पर, और कभी कभी आप देखते हो कि वो सो सॉरी आता है कार्टून, उसमें कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अच्छा बताते हैं और कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं सो सॉरी में, है ना, आप देखते होंगे। द रेड बैनर्स विथ स्वस्तिका, the Nazi salute and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power। मतलब देखो, रेड बैनर्स लगाते थे जिस पर स्वस्तिका साइन था नाजी पार्टी का, नाजी सैल्यूट एंड रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ एप्लॉज, मतलब जब भी हिटलर के स्पीचेस होते तो तालियां बजाते थे स्पीचेस होने के बाद। तो एक प्रकार से ये क्या करते थे, एप्लॉज का मतलब होता है प्रेज करना, स्तुति करना। तो इस प्रकार से वो एडवर्टाइज कर रहे थे हिटलर का। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टर हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। तो नाजी पार्टी, नाजी मेंबर अपने पार्टी के हिटलर का प्रचार कैसे करते थे कि भाई हिटलर बोले तो मसीहा है, भगवान है, जो भगवान ने दूत भेजा है, जो लोग जर्मनी के डिस्ट्रेस में हैं, डिस्ट्रेस में मतलब एंग्विश में है, प्रॉब्लम में है, संकट में है, तो वो संकट से उनको दूर करने के लिए ही हिटलर को भेजा है। ऐसा नाजी पार्टी हिटलर के बारे में एडवर्टाइज करते थे। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered। मतलब जर्मनी के लोगों का डिग्निटी और प्राइड नष्ट हुआ था, and who were living in a time of acute economic and political crisis। यहाँ एक shattered का मतलब आया है शैटर्ड का मतलब होता है डिवास्टेड, नष्ट होना। तो जर्मनी का जो प्राइड था, डिग्निटी था, वो बिकॉज ऑफ वेमायर रिपब्लिक और बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, एलिट पावर के अटैक के कारण जर्मनी का थोड़ा रिस्पेक्ट कम हुआ था। तो वो रिस्पेक्ट को फिर से बहाल करने का काम ये हिटलर करेगा, ऐसा नाजी पार्टी बार बार लोगों को बोलती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, द पीपल ऑफ जर्मनी attracted toward the Nazi party, and a day came that the Adolf Hitler became the head of the Germany।
और फिर बाद में उसने कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर को रिस्पॉन्सिबल बनाया, बिकॉज ऑफ हिटलर ओनली सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। तो ऐसा बोलते हैं कि हिटलर का अगर एम्बिशन ना होता, हिटलर का प्रॉपर अगर पॉलिसी होता तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ हिटलर के कारण, जिसमें फर्स्ट वॉर के तुलना में ज़्यादा सोल्जर का डेथ हुआ, ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन जर्मनी में कैसा हुआ, मतलब आफ्टर द अराइवल ऑफ हिटलर हाउ अ डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्टेड, स्पॉइल हुआ, वो हम अभी देखने वाले हैं। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest positions in the cabinet of minister, टू हिटलर। देखो 1933 में एक बड़ी घटना हुई। 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट है उस नाजी पार्टी के हिंडेनबर्ग, उन्होंने हिटलर को एक चांसलरशिप दिया, मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन दिया कैबिनेट मिनिस्ट्री में। किसको? हिटलर में, हिटलर को। अब यहाँ से जर्मनी का अंत चालू हुआ, वर्ल्ड का अंत चालू हुआ, क्योंकि ऐसा एम्बिशियस पर्सन, ऐसा इम्प्रॉपर पर्सन जो अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में उसका एंट्री हुआ था, और स्लोली नाउ ही विल बिकम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। और फिर किस प्रकार से वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को लाएगा और उसमें पूरे विश्व का नुकसान होगा, वो अब हम देखने वाले हैं। By now the Nazi had managed to rally the conservatives। conservatives का मतलब होता है ट्रेडिशनलिस्ट, ट्रेडिशन को मानने वाले। Now Nazi had managed to rally the conservatives to their cause, having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule। डिसमेंटल मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। अब सत्ता में आने के बाद, आफ्टर गेटिंग टू मच पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, तो हिटलर स्टार्टेड टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन, टू ब्रेक द डेमोक्रेसी ऑफ जर्मनी। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। मतलब एक मिस्टीरियस फायर लगा था जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में, तो उससे हिटलर का मूवमेंट बढ़ा। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। एक नया रूल बनाया था 28 फरवरी 1933 में, जिससे जो भी लोगों के सिविक राइट्स थे, फ्रीडम थे बोलने के, प्रेस के, असेंबली, हैड बीन गारंटेड बाय द वेमायर कॉन्स्टिट्यूशन, वो सस्पेंड हुए थे। मतलब एक नया रूल बनाया जिसके ज़रिए लोगों का फ्रीडम, प्रेस का फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशंस वेमायर रिपब्लिक ने जो बनाया था वह थोड़ा कम होने लगा। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज। आर्च एनिमीज का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली अपोज और हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग। मतलब उसके जो भी दुश्मन थे उसकी तरफ वो गया। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp। concentration camps का मीनिंग नीचे दिया हुआ है न्यू वर्ड्स में। मतलब जो भी हिटलर की बात को नहीं मानता था वो क्या करता था, हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है अ कैंप वेयर पीपल वेयर
isolated and detained without due process of law. Typically, it was surrounded by electrified barbed wire fences. मतलब जो भी लोगों के ऊपर डाउट होता था ऐसे लोगों को वो कंसंट्रेशन में कैंप में भेज देता था और वहाँ उनको पनिशमेंट देता था और वहाँ उन लोगों की हेल्प कोई भी नहीं कर सकता था। ऐसा हिटलर करने लगा था। मतलब एक प्रकार का डिक्टेटरशिप उसने चालू किया था, लोगों को वो अब डराने लगा था, उसके दुश्मनों को पहले वो नष्ट करने लगा था। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर। मतलब जो भी कम्युनिस्ट थे वो दुश्मन थे हिटलर के, उनको दबा रहा था। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डुसेल्डॉर्फ, a small city of 500,000 population, then 1,440 were those of communists alone. इतने लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में भेजा था। They were however only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazi across the country. इतने लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में भेजा था। On March 1933, the famous Enabling Act was passed. अब what is mean by Enabling Act, उसका मीनिंग आप लिख लो। what is mean by Enabling Act? This act empower a person or a body to take certain action, especially to make regulations, rules or orders. फिर से बोलता हूँ, what is mean by Enabling Act? This act empower a person or body to take certain action, especially to make regulation, rules or orders. देखो, अब 3 मार्च 1933 को हिटलर ने एक एनब्लिंग एक्ट पास किया था जिसके ज़रिए वो कुछ भी ऑर्डर दे सकता था रेगुलेशंस और रूल बनाने के लिए, उसको कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और इस एक्ट के ज़रिए हिटलर ने जर्मनी में अपना डिक्टेटरशिप, अपना तानाशाही जमाया था। ऐसा ही हमने देखा था पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, हु वाज अ मिलिट्री हेड, तो वो इलीगली मिलिट्री हेड जो है पाकिस्तान का, आई थिंक 2002 में वो प्रेसिडेंट बना था देश का, पाकिस्तान का, इलीगली। बाद में फिर उसको निकाला गया, वो बात अलग है। मतलब ऐसे कुछ घटनाएं कुछ देशों में होती है। वी आर वेरी लकी, इंडिया इज़ वेरी लकी। हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बातें दी है, जो प्रेसिडेंट को हमने पावर दिया है, जो प्राइम मिनिस्टर को हमने पावर दिया है, जो मिलिट्री के हेड जो होते हैं, फिर स्थल सेना हो, नौसेना हो या वायु सेना हो, उनको जो पावर दिए है वो उसी प्रकार से यूज़ करते हैं। कभी इंडिया में मिलिट्री का हेड देश का हेड नहीं बना, मतलब ये अच्छी बात है। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो इससे हिटलर ने क्या किया, पार्लियामेंट को साइड में किया और अपने ही पर्सनल उसने रूल वहाँ बनाए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैन एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। एक नया वर्ड आपको मिला है, एफिलिएट्स। एफिलिएट्स का मतलब होता है एसोसिएटेड विथ। एफिलिएट का मतलब होता है एसोसिएटेड विथ। मतलब देखो हिटलर ने क्या किया, किस प्रकार का तानाशाही, मतलब इम्प्रॉपर वर्क वो करने लगा था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन, सभी पॉलिटिकल पार्टियां और व्यापारी संगठन उसने बैन किए, एक्सेप्ट किसको, नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। मतलब नाजी पार्टी और उसके जो भी दोस्त पार्टियां होंगी, दोस्त ऑर्गेनाइजेशन होंगे, दोस्त ऑर्गेनाइजेशन संगठन, उनको छूट थी, उनके ऊपर बैनिंग नहीं आया। और बाकी सभी यूनियंस हो या फिर पॉलिटिकल पार्टियां, उसको उसने बैन किया।
द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। तो हिटलर ने क्या किया, जर्मनी की इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया, पेपर वाले, प्रेस वाले, टीवी चैनल्स वाले, आर्मी वाले और जुडिशरी, उसके ऊपर उसने कंट्रोल किया। आप देखो इंडिया में अपना मीडिया फ्री है, आप देखो मतलब आप देखते होंगे जो भी न्यूज़ चैनल्स है या पेपर वाले हैं उनको बोलने का अधिकार है। तो आप देखो अगर कोई भी मंत्री या कोई एमएलए, एमपी या कोई बिजनेसमैन या कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ गलत काम करता है तो अपना मीडिया कितना न्यूज़ देता है। तो ये मीडिया अपना फ्री है, जुडिशरी अपना फ्री है, पार्लियामेंट फ्री है, अपना अपना पावर हर एक को है। नेक्स्ट वी विल सी स्पेशल सर्विलेंस। अब सर्विलेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। सर्विलेंस का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। तो स्पेशल ऑब्जर्वेशन बनाए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार किए गए जो कंट्रोल कर रहे थे सोसाइटी के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, मतलब रेगुलर पुलिस तो ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी, एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दिस इंक्लूडेड द गेस्टेपो दैट इज द सीक्रेट स्टेट पुलिस, द एसएस दैट इज द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस दैट इज एसडी। देखो उसने इस प्रकार से स्पेशल फोर्सेस बनाए, मतलब ग्रीन पुलिस ऑलरेडी जर्मनी में अवेलेबल थी ऐसे, बाद में स्टॉर्म ट्रूपर्स उसने बनाए, बाद में गेस्टो सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाए जो सीक्रेटली लोगों के ऊपर वॉच करता था, लोग हिटलर के खिलाफ बोल रहे हैं क्या, बाकी के कुछ लोग कुछ हिटलर के खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं क्या, क्रिमिनल पुलिस भी थी। ऐसा उसने अलग अलग प्रकार के पुलिस बनाए। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputations as the most dreaded criminal state। तो इससे मतलब जर्मनी के ऊपर उसने देखो इलीगल वर्क करना चालू किया, मतलब पुलिस का, सीक्रेट पुलिस का यूज़ उससे फ़ायदे के लिए वो करने लगा। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded and sent to concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedures। अब देखो लोगों को इलीगली पकड़ा जाने लगा बिना कारण, डायरेक्ट कोई भी डाउट होता था हिटलर के पार्टी को या उसके सीक्रेट पुलिस को, वो लोगों को पकड़ते थे और जेल में डायरेक्ट डाल देते थे। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी का मतलब होता है अनपनिश्ड, मतलब इस प्रकार से इलीगली वो काम करने लगे थे। Now new topic we will understand, that is reconstruction। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिकंस्ट्रक्शन का काम, फिर से नए रूल लाने का काम। हाउ हिटलर स्टार्टेड इन जर्मनी, दैट वी विल अंडरस्टैंड। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक्स अजलामर सचाट, who aimed at full productions and full employment through a state funded work creation program। तो हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिटलर ने एक जिम्मेदारी इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब आर्थिक मामले में जर्मनी का डेवलपमेंट हो, उसके लिए उसने एक इकोनॉमिक्स अजलामर सचेट उसको रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी दी थी। दिस प्रोजेक्ट produced famous German super highways
एंड द पीपल्स कार वोल्स वैगन। तो ये प्रोजेक्ट के ज़रिए जो फेमस कार मॉडल है वोल्स वैगन और जर्मन सुपर हाईवेज बनाए गए। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। फॉरेन पॉलिसी में मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हो उसमें भी हिटलर ने डेवलपमेंट किया। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, reoccupied Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader"। मतलब उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया, राइनलैंड को मिलाया जर्मनी में, और उसने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। मतलब एक ही लोग, एक ही एम्पायर और एक ही नेता, ऐसा उसने स्लोगन दिया। He then went to wrest German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country। ऐसे अलग अलग कंट्री में वो गया, मतलब विस्तारवादी धोरण। चाइना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हाउ चाइना वांटेड टू ऑक्यूपाई द लैंड ऑफ इंडिया। कुछ कुछ कंट्री जो ऐसे होते हैं वो उनको लगता है कि अपनी पावर के बलबूते पर हम गरीब कंट्री के ऊपर डराएंगे, धमकाएंगे और उनका एरिया अपने कब्जे में लेंगे, जैसे चाइना हमारे साथ कर रहा है। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड which had considered the Versailles verdict too harsh। तो उसको इंग्लैंड का भी सपोर्ट था। This quick success at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country। तो इस प्रकार से हिटलर को सक्सेस मिल रहा था, तो अब जर्मनी जो है वो सक्सेस के ओर जा रहा था। बट जो नीतियाँ थी हिटलर की वो गलत थी, इसलिए गलत का फल गलत ही मिलता है। जो भी हम अत्याचार या अन्याय करते हैं किसी के ऊपर, तो एक दिन आता है कि भगवान हमको उस गलत बर्ताव का सज़ा मिलता ही है। और हिटलर को ऐसा सज़ा मिला, मतलब जिस हिटलर ने जो नेबरिंग कंट्री के ऊपर अटैक करना चालू किया, उनको जर्मनी में जोड़ना चालू किया, उसने ज्यूज़ को मारा, जिप्सीज को मारा, रशियन को मारा। और एक दिन फिर ऐसा आया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका हार हुआ और फिर उसको सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अब इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया उसके टुकड़े टुकड़े करने वाले थे, उसको छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के हार के बाद उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। इसलिए डियर स्टूडेंट, कभी भी गलत काम नहीं करना। अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव फिर फैमिली मेम्बर के प्रति हो या दोस्तों के प्रति हो, सोसाइटी के प्रति हो या देश के प्रति हो, हमने हमेशा इंसानियत, पोलाइटनेस, सिंसेरिटी, कोऑपरेशंस और मॉरलिटी दिखाना चाहिए। आप देखते होंगे, पेपर में पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल पर देखते हो, गलत का फल गलत ही मिलता है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। हिटलर यहाँ रुका ही नहीं। Sachet had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing। तो जो हजलामर सचेत था इकोनॉमिक्स, उसने हिटलर को बताया था कि थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर दो। कॉशियस पीपल however had no place in नाजी जर्मनी। लेकिन हिटलर का पॉलिसी था, जो लोग कॉशियस होते हैं, अलर्ट होते हैं, उनको नाजी जर्मनी में कुछ प्लेस नहीं था। सचेट हैड टू लीव। सचेट को हिटलर की जगह से जाना पड़ा, उससे पार्टी से। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब हजलामर सचेट ने हिटलर को ये किया था कि अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकते हैं अगर हमने युद्ध किया तो, लेकिन हिटलर ने उसकी बात नहीं मानी। रिसोर्सेस वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड
थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। तो हिटलर ने एक बात खोजी कि अगर नेबरिंग कंट्री के ऊपर अटैक किया और उनको अपने कब्जे में लिया तो उनका कोल, उनका गोल्ड, उनके मिनरल्स हमको मिलेंगे। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड का मतलब होता है ऑक्युपाई करना, लेना। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, तो 1939 में जर्मनी में पोलैंड को अपने कब्जे में लिया। देखो विस्तारवादी धोरण, ये गलत था। नेबरिंग कंट्री के ऊपर अटैक कर हिटलर नेबरिंग कंट्री को अपने कब्जे में लेने लगा था, जिस प्रकार से चाइना इंडिया के ऊपर कर रहा है। दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और पोलैंड को हिटलर ने जर्मनी में अपने कब्जे में लिया। दैट्स वाई फ्रांस और इंग्लैंड के साथ हिटलर का वॉर चालू हुआ। इन सितंबर 1940 अ ट्रिपार्टी पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटाली एंड जापान, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। बाद में एक ट्रिपार्टी पैक्ट बनाया जिसमें जर्मनी था, इटली था और जापान था, जिसको हम एक्सिस पावर बोलते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि इंटरनेशनल पावर पर हिटलर का ही अधिकार रहेगा। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वेयर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. 1940 तक हिटलर जो था वो एकदम पावर में था। So dear student, this was all about this part 4. Remaining part of these lessons we will continue in next part. Till then, goodbye. Have a nice day.